हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, यूपी टेट सुपर टेट मैथ्स 2022 फाउंडेशन बैच का जो है वो आगाज हमने आज कर दिया है। पहली क्लास है और हमने आप सभी से दावा किया था कि मार्च में कुछ बेहतर चीजें देने का प्रयास करेंगे और ये गिफ्ट आप सबके लिए होली ऑफर है मेरे दोस्त। ये बहुत काम आएगा, ये पूरी जिंदगी बदल देगा ये बैच, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जैसे ये लिखा भी है 0 to हीरो लेवल, ये तो सच बात है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी कि सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है मेरे दोस्त। बेसिक चीजें आज मैं बताने का प्रयास करूंगा कि बेसिक कैसे कैसे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस पे डिस्कशन कर लिया था कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। थ्योरी क्लासेस भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या पद्धति पर। आज हम आप सभी से किस पर बात करेंगे, संख्या पद्धति पर बात करने वाले हैं। संख्या पद्धति में क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा वो मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले संख्या पद्धति में बात करूंगा, उसके पहले संख्या पद्धति से पहले हम आप सभी से बातचीत ये करना चाह रहे हैं कि बेसिक चीजें जानकारी मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये बताओ गणित क्या है। जैसे कि ये गणित लिखा हुआ जिसे मैथ कहते हैं, गणित, तो गणित ये है क्या, तो ये जो गणित है इसे क्या कहा जाता है, तो ये क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। यानी किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। यानी कि गणित जो है किसका विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान ही क्या है, गणित है मेरे दोस्त। इस बात को समझिएगा, ये पॉइंट आपकी जिंदगी बदलेगा। और एस टेट और सुपर टेट में सीधे पूछा जाता है। आज की क्लास से मैं लिख के दे सकता हूं 100% गारंटी के साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास से अगर प्रश्न ना आए तो जिंदगी में मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्या है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले ये मैं बता देता हूं, विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। गणित के जनक कौन है, इसका पहले बता दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है कि राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है या विश्व स्तरीय गणित के जनक, बात एक ही है। भारतीय गणित के पिता कौन है, उन्हें बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा कि भारतीय गणित के पिता कौन है मेरे दोस्त। गणित के जनक बताइएगा मेरे दोस्त, भारतीय गणित के जनक कौन है, उनका नाम जल्दी से बताइएगा। उसके बाद हमने आपसे पूछा कि आधुनिक गणित के पिता कौन है। ये प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आधुनिक गणित के पिता कौन है मेरे दोस्त, आधुनिक गणित के जनक कौन है, आधुनिक गणित के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। ये वो प्रश्न है जो आपकी जिंदगी बदलेंगे। और ये यूपी टेट और सी टेट की मैं बात कर, सॉरी, यूपी टेट और सुपर टेट में बात करूं, सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये 4 प्रश्न हमने आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमने और क्या पूछा है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, इस पर जल्दी से ये 4 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है। जल्दी से एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जल्दी से प्रश्नों का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले विश्व स्तरीय गणित के जो जनक हैं उनका क्या नाम है मेरे दोस्त, तो आपने सुना होगा आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। विश्व स्तरीय गणित के जो पिता हैं उनका क्या नाम है मेरे दोस्त, ये प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। इनका क्या नाम है, आर्किमिडीज नाम है इनका। यानी आर्किमिडीज जो है मेरे दोस्त, ये कौन है, भारतीय गणित के जो हैं, ये सॉरी विश्व स्तरीय जो गणित हैं इनके क्या हैं, जनक हैं। अगर आपसे भारतीय जनक के पूछे, भारतीय गणित के जनक कौन है, तो आपने सुना होगा आर्यभट्ट का नाम। किसका सुना होगा, आर्यभट्ट जी का नाम सुना होगा। आर्यभट्ट का नाम आता है तो 2 आते हैं। तो आर्यभट्ट जो फर्स्ट है वो क्या है, भारतीय गणित के पिता हैं। अगर आधुनिक गणित के पिता की बात की जाती तो श्रीनिवास रामानुजन का नाम आपने सुना होगा। या आधुनिक गणित के पिता कौन है मेरे दोस्त, श्रीनिवास रामानुजन। यानी श्रीनिवास रामानुजन
रामानुजन ये कौन है मेरे दोस्त? ये जो है ये भारतीय गणित के आधुनिक गणित के पिता हैं। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय गणित दिवस है, ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम के ही जन्मदिन पे ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये 4 बातें हमने आप सभी को बताई। सबसे पहले विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है? आर्किमिडीज हैं। भारतीय गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट हैं। और उसके बाद आधुनिक गणित के जनक जो है श्रीनिवास रामानुजम हैं। और गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन होता है 22 दिसंबर को? तो ये जो आधुनिक गणित के पिता जो है मेरे दोस्त श्रीनिवास रामानुजम, ये क्या होता है? इनके जन्मदिन पर यानी कि इनके ही जन्मदिन को ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये 4 प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, ये प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा हुआ है, यानी ये भी टेट यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद ये भी यूपी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं। कहने का मतलब है 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं और हूबहू यूपी टेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 100% एक थ्योरी से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 बातें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा अगले प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। किसके बारे में बातचीत कर लेते हैं? श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी श्रीनिवास रामानुजन के अगर बारे में बात करूंगा, रामानुजन के बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले इनके बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बातचीत कर लेता हूं श्रीनिवास रामानुजन की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गणितों का गणितज्ञ कहा जाता है। यानी अगर मैं बात कर लेता, आपसे पूछा जाता है गणितों के गणितज्ञ किसे कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है गणितों के गणितज्ञ। गणितों के गणितज्ञ जो हैं, गणितज्ञ जो कौन है मेरे दोस्त? गणितों के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम है। आधुनिक गणित के पिता जो हैं, आधुनिक गणित के पिता, यानी आधुनिक गणित के पिता भी किसे कहा जाता है? आधुनिक गणित के पिता भी श्रीनिवास रामानुजन को ही कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इनसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है 22 दिसंबर का जो दिन है, 20 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है, इस बात को याद रखिए, जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सभी से पूछता है 20वीं शताब्दी के जनक, ये प्रश्न पूछा गया है। 20वीं शताब्दी के जनक कौन है? 20वीं शताब्दी के जनक की बात कर लेता तो श्रीनिवास रामानुजन ही है। और उसके बाद इनसे क्या पूछा जाता है? गणित के जादूगर के नाम से ये मशहूर हैं। किसके नाम से? गणित के जादूगर। और इन्हें क्या कहा जाता है? गणित के जादूगर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? जादूगर किसे कहा जाता है? ये सीधा सा प्रश्न आपके प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्त जो कभी भी, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में ना जाए। और उसके बाद इनकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक इनकी कौन सी, जल्दी से बताइएगा। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनकी पुस्तक का नाम बताइएगा। इनकी पुस्तक एक संख्या सिद्धांत इन्हीं की पुस्तक है। यानी जो आप पढ़ते हैं मेरे दोस्त, संख्या सिद्धांत जो पुस्तक है वो इन्हीं की है। संख्या सिद्धांत क्या है? इनकी पुस्तक है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो श्रीनिवास रामानुजन से बार बार रिपीट हो रहे थे। और अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं, ये आधुनिक गणित के पिता यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। और उसके बाद कर लेता, ये भी यूपी टेट में रिपीट हुआ प्रश्न है। 20वीं शताब्दी के 2 से 3 बार यूपी टेट में छपा हुआ है, यानी 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। गणित के जादूगर, ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में। और इनकी पुस्तक तो खैर अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन देखिएगा कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए श्रीनिवास रामानुजन, जो यूपी टेट के लिए रामबाण सीरीज साबित होगी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं ये बातें तो बिल्कुल आपके मस्तिष्क में सेट हो गई होंगी। उसके बाद कुछ और बेसिक चीजें मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि एक आज की क्लास में बेसिक चीजें बताऊंगा और वो चीजें बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पाई का, आपने इस बात नाम सुना होगा, यानी पाई की अगर हम बातचीत कर लेते हैं, किसकी बातचीत कर लेते हैं मेरे दोस्त? अगर मैं बातचीत करूंगा, यहां पर सबसे पहले मैं बातचीत कर लेता हूं, पाई की बात कर लेता हूं, पाई की बात कर लेता हूं।
पाई की बात कर लेता हूं। पाई की खोज किसने करी? सबसे पहले यहां पर पाई से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहले पूछा जाएगा पाई की खोज किसने करी है, पाई की खोज किसने करी है, और उसके बाद इसका मान किसने बताया है, और उसके बाद क्या पूछा जाएगा? पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक एक करके इस प्रश्नों का आंसर बताइएगा। सबसे पहले खोज किसने करी मेरे दोस्त? पाई की खोज आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी है। किसने करी है मेरे दोस्त? पाई की खोज किसने करी है? जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। तो पाई की खोज जो है आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी है। किसने करी है? आर्यभट्ट किसने करी है? आर्यभट्ट फर्स्ट ने पाई की खोज करी है। इसका पाई का मान जो है ये किसने बताया है? 22/7, यानी पाई का मान जो है 22/7 ये किसने बताया मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिएगा। इसका ये जो मान है ये आर्यभट्ट सेकंड ने बताया है। किसने बताया है? आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट सेकंड ने इसका जो है मान 22/7 बताया है। और अगर हम प्रयोग की बात कर लेते, इसका पहली बार प्रयोग जो है, प्रयोग अगर हम बात कर लेते, पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने इनकी क्या की थी? प्रयोग किया था। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी जो थी पाई से, और एक इसका पाई का जो दशमलव मान है वो भी मैं लिख देता हूं। एक दूसरा मान इसका कितना है? पाई का दशमलव मान 3.14 है। ये इसका क्या है? ये दशमलव मान है। ये भी आर्यभट्ट सेकंड ने ही मान बताया है, यानी ये मान किसने बताया है? ये भी आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। तो पाई से जो महत्वपूर्ण बातें थी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट बनता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई एक कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले पाई से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या बताए? सबसे पहले जानिएगा पाई की खोज किसने करी थी? तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। पाई का मान 22/7 आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। पहली बार प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। पाई का दशमलव मान है 3.14 है। और पाई एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, जीरो से भी पूछ लेता हूं। अगर हम बात कर लेते हैं जीरो की खोज किसने करी थी? अगर हम शून्य की बात कर लेते हैं, यहीं पर इसी में बता देता हूं। यहां पर अगर हम शून्य की बातचीत कर लेते हैं, किसने? अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी? शून्य की बातचीत कर लेते हैं, यानी किसकी बात करेंगे? शून्य की बात करेंगे। किसकी? शून्य की। तो शून्य से भी बताइएगा सबसे पहले खोज किसने करी है, और उसके बाद इसका प्रयोग किसने किया है? पहली बार प्रयोग किसने किया था ये बताइएगा। पहली बार प्रयोग किसने किया था ये बताइएगा मेरे दोस्त। तो इसकी जो पाई जीरो है इसकी खोज किसने करी है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरी जान। हर एक बच्चे के जुबान से प्रश्न का आंसर आना चाहिए। तो अगर खोज की बात कर लेता, आर्यभट्ट फर्स्ट ने ही करी है। किसने करी है मेरे दोस्त? आर्यभट्ट किसने करी है? आर्यभट्ट फर्स्ट ने पाई की खोज की है। प्रयोग किसने किया था? तो इसका भी प्रयोग ब्रह्मगुप्त जी ने ही किया है। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने ही किया है। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त जी ने इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। और खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूं ये भी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं, इनकी एक पुस्तक भी है जो है आर्यभट्टी के नाम से जानी जाती है, यानी एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? आर्यभट्टीय नाम से जानी जाती है। भट्टीय के नाम से जानी जाती है। ये इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और यहां पर ये यूपी टेट में रिपीट हुआ प्रश्न है, जीरो की खोज किसने करी है? तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी है। आशा करता हूं ये भी बात समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। आज थ्योरी क्लासेस में बताऊंगा कि क्या है असली आनंद, क्या है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, थ्योरी। अब हम पहले तो बेसिक चीजें हमने आप सभी से बात कर ली। अब हम बात करते हैं गणित क्या है। तो गणित, जैसे कि हमने अभी आपको सभी को बताया था, गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। कैसा है? अगर हमने अभी आपको बताया था गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है, यानी कि गणित क्या है मेरे दोस्त? हमने अभी आपको बताया था गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित को भी 3 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त, ये हर एक बच्चे को पता है। सर इसके भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहले एक आ जाता है सर अंक गणित आ जाता है। क्या आ जाता है?
अंक गणित आ जाता है। उसके बाद क्या आता है सर, एक बीज गणित आता है, अंक गणित, और उसके बाद क्या है, बीज गणित आता है, बीज गणित है, और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाता है, और उसके बाद आ जाती है रेखा गणित आ जाती है, रेखा गणित। ये 3 पॉइंट यानी कि 3 प्रकार की मैथ आप सब पढ़ते भी हैं, देखते भी होंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा अंक गणित के पिता कौन है, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधा मैं उसमें बात करूंगा। और फाउंडेशन बैच है, बेसिक चीजें हर एक पर बात करूंगा। मैंने बोला है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके, और ये प्रॉपर दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट अपनी क्लास से कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट कैसे होते हैं, ये वादा है मेरे दोस्त। तो इसके जनक की अगर मैं बात कर लेता है, यानी कि इसके पिता कौन है, जिसे जनक कहते हैं, तो इसके पिता कौन है, ब्रह्मगुप्त। यानी अंक गणित के पिता जो कौन है मेरे दोस्त, ब्रह्मगुप्त जो है, ब्रह्मगुप्त जो है इसके पिता है। तो अगर हम बीज गणित के पिता की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, बीज गणित के जनक कौन है मेरे दोस्त, तो खारिज में है। यानी इसके जो पिता या जनक कौन है, इसके कौन है, खारिज में है। इसके पहले शायद ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रेखा गणित, यानी रेखा गणित के पिता कौन है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा, यूक्लिड इसके पिता हैं। कौन है मेरे दोस्त, यूक्लिड, यानी कि कौन है, यूक्लिड इसके क्या है, पिता है मेरे दोस्त। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी अंक गणित है जो, ये किस पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे दोस्त, अंकों पर आधारित है। यानी ये जो अंक गणित है किस पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। किस पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं अंक कितने होते हैं, यानी अंक कितने होते हैं, तो टोटल 10 होते हैं। इस बात को समझिएगा, 9 नहीं होते हैं। 90% बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे गलतियां करते हैं। बीज गणित जो है ये बीजीय व्यंजकों पर आधारित होती है। यानी अगर इसकी मैं बात कर लेता, ये किस पर आधारित होती है, बीजीय व्यंजकों पर, यानी बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। ये किस पर आधारित है मेरे दोस्त, बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। किस पर आधारित है, बीजीय व्यंजकों पर आधारित है, आधारित है, बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये रेखा गणित है, तो आप सब जानते हैं ये रेखाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है, रेखाओं पर आधारित गणित है। रेखाओं पर, रेखाओं और चित्र पर आधारित कह सकते हैं, और चित्र पर आधारित है, उसे क्या कहते हैं, रेखा गणित है। ये 3 पॉइंट हमने आप सबको बताने का प्रयास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो हमने बताया। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है इसके पिता कौन है, यानी ये अंकों पर आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं, 10 होते हैं। बीज गणित के पिता कौन है, खारिज में है। और रेखा गणित के पिता कौन है, यूक्लिड है। यानी ये बीजीय व्यंजकों पर आधारित है, ये रेखाओं पर आधारित है, यानी रेखाओं और चित्रों पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूं ये भी पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आगे की चीज में, आगे की कहानी में डिस्कस करने वाला हूं। अभी आपने अंक गणित की बात करी थी, तो सबसे पहले एक एक पोर्शन को मैं उठाऊंगा और उस पर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात किस पर करेंगे, अंक गणित। तो अंक गणित की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, अभी हमने आप सभी से बात किया था अंक गणित की। तो अगर हम अंक गणित की बात कर लेते मेरे दोस्त, किसकी बात करेंगे, अंक गणित की बात करेंगे। किसकी, अंक गणित की। तो अंक गणित जो है, सबसे पहले इसमें दिख रहा होगा अंक गणित, इसके पिता हमने अभी आपको बताया, इसके जनक कौन होते हैं, ब्रह्मगुप्त हैं। कौन है मेरे दोस्त, ब्रह्मगुप्त जो है इसके पिता हैं। ये अभी हमने आप सभी से किया है। यह किस पर आधारित था, तो अंकों पर आधारित है, हमने अभी आपसे बात किया था। यानी किस पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। अंकों पर क्या है, आधारित है, ये आधारित है। तो जल्दी से ये बताइएगा, ये जब अंकों पर आधारित है, अंक कितने हैं, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए कि अंक कितने होते हैं टोटल। तो मेरी जान, हम अगर अंकों की बात कर लेते तो टोटल 10 अंक होते हैं। सबसे पहले एक 0 होता है, उसके बाद 1 है, और उसके बाद 2, और उसके बाद क्या होता है, 3 होते हैं, 4 हैं, और उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9। यानी अगर टोटल अंकों की बात करते हैं तो यही 10 अंक होते हैं। टोटल अगर मैं बात कर लेता, टोटल कितने अंक होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं मेरे दोस्त, टोटल नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर 9 होते हैं। तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखिएगा, 9 अंक नहीं होते हैं, अंक जो है टोटल 10 ही हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं अंकों के प्रकार, कितने प्रकार के अंक हैं, यानी अंकों को भी कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं अंक के प्रकार कितने प्रकार के हैं, इस पर मैं बातचीत कर लेता हूं। तो अंकों के अगर मैं प्रकार की बात कर लेता, अंकों के प्रकार, अंकों के कितने प्रकार हैं मेरे दोस्त, उसकी अगर मैं बात कर लेता तो अंकों के 2 प्रकार होते हैं। इस पर मैं बात करता तो 2 प्रकार एक कौन से होते हैं, एक सार्थक अंक
होते हैं, यानी एक कौन से होते हैं, एक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, और उसके बाद एक कौन से होते हैं, असार्थक अंक। असार्थक अंक किसे कहते हैं, असार्थक अंक या निरर्थक अंक भी कह सकते हैं, क्या, निरर्थक अंक भी कह सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। सार्थक अंक कौन से होते हैं, तो सार्थक अंक होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9। ये सब कैसे हैं ये मेरे दोस्त, ये सारे जो दिए हुए अंक हैं ये सार्थक अंक होते हैं। असार्थक अंक कौन सा है, 0 है, ये कैसा है, असार्थक अंक है। यानी अंकों के प्रकार की बात कर लेते तो 2 प्रकार के हैं, एक सार्थक अंक होते हैं और एक कैसे होते हैं, असार्थक अंक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा। अंकों की जो खेल थी वो हमने बताया है। अब हम आप सभी से बात करेंगे अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, ये मैं बता देता हूं। अंक और संख्या में क्या अंतर होता है वो बात कर लेता। अब हम आप सभी से बात करेंगे संख्याएं किसे कहते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्या की अगर मैं बात कर लेता, संख्या कितने प्रकार की होती है, क्या होती है संख्या, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं संख्या किसे कहते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि संख्या क्या है। संख्या की अगर बात कर लेते हैं तो संख्या ये, जैसे कि मैं बात कर लेता 1 2 3 4 5, ये एक संख्या है। एक मैं बात कर लेता 2 4 3 8 5, ये क्या है, संख्या है। 1 2 ये संख्या है, 5 4 3 ये संख्या है। ये क्या संख्या, कितने भी अंक हो सकती है। अगर अंक की बात कर लेते ये अंक है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये अंक है। तो अंक संख्या किसी कितने भी अंक की हो सकती है। अंक एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंक जैसे भी होते हैं तो वहां पर इस संख्या का निर्माण हो जाता है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से बताइएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं संख्या के कितने प्रकार होते हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कितने प्रकार की संख्याएं अभी तक देखने को मिली हैं, संख्या किसे कहते हैं। संख्या की अगर मैं बात कर लेता तो संख्या के प्रकार जो देखने को मिलते हैं 2 प्रकार के। एक आपको वास्तविक संख्याएं देखने को मिलती हैं, कैसी, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या होती है। एक क्या होती है मेरे दोस्त, एक कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है। कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। यानी कैसी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं। यानी एक जो होती है वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का इनका हमारी दैनिक जीवन से क्या होता है, संबंध होता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात कर लेंगे तो इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक सबसे पहले क्या आ जाती है, अगर हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या को तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हमारी वास्तविक जीवन से संबंध होता है, इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। और क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, मेय संख्याएं भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक जीवन का मतलब काल्पनिक संख्याओं से हमारे वास्तविक जीवन से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश करूंगा धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर राइटिंग बनाने का कोशिश करूंगा तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। परिमेय संख्याएं किससे कहते हैं, हर एक बच्चे को पता है सर, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अगर परिमेय की संख्याओं की बात करेंगे, P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, उसे भी क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सर क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहती हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। अभी हमने इसके पहले डिस्कशन किया था। तो परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 5/7, 5/7, 9/11, 11/13, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। जल्दी से बताइएगा, 1 2 3 4 5 ये सब कैसी संख्या है। तो मेरे दोस्त ये जो लिख रही हैं ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ये वादा रहा, ये किसी ने बात नहीं बताई होगी। जो पॉइंट हमने बताया है कि परिमेय संख्याओं का एक पार्ट होता है, ये भी
अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? जो संख्याएं रूट के फॉर्म में लिखी, जैसे √2, √5, √15, √19, √41, ये सब कैसी हैं? ये सब कैसी है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्याएं। काल्पनिक संख्या, इनकी केवल कल्पना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? इनकी कोई कल्पना की जा सकती है, इनका वास्तविक लेना देना कभी भी जिंदगी में कोई मान नहीं निकाल पाया है। जैसे कि -5 हो जाता है, -2 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, सॉरी -25, -19 हो जाएगा, -29 हो जाएगा, -41 हो जाएगा, -41 हो जाएगा, -53 हो जाएगा, -53 हो जाएगा, -29 हो जाएगा, लिख दिया था पहले भी, -31 हो जाएगा, -51 हो जाएगा, -59 हो जाएगा। ये संख्याएं ये कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल से मैं अभी चर्चा कर लूंगा। संख्याओं की अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, ये जिंदगी में याद रखिएगा, संख्याओं के दो ही पार्ट हैं, एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। वो वास्तविक संख्या से ही परिमेय संख्याओं का निर्माण हुआ है और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। काल्पनिक संख्याओं का हमारे दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें कभी इसका एक्चुअल मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो आशा करता हूं ये भी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का, सुंदर से प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि मैं आप सभी से बातचीत करूंगा कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं। दो चीजें मैंने बताया है। अब सबसे पहले परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हमने बताया है। सबसे पहले डिस्कशन कर लेता हूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है सर? परिमेय संख्या की बात कर लेता हूं। किसकी बात करूंगा? परिमेय संख्या की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं हमने बताया, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या जो संख्याएं सर अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, यानी जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे भी सर क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। Q = 0 नहीं हो सकता, ये बात हमने बता दिया कि = 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है? जैसे 1/2, 5/9, 11/15, 17/19, 17/19, 31/35, 31/35, 55/11, 55/17 और 39/1, 2, 3 ये हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं जी, जैसे कि लिखी हुई हैं। और भी एग्जांपल दे देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 6 तक संख्याएं दे दी। ये सब कैसी संख्याएं? ये परिमेय संख्याएं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, 90% बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं से किसका जन्म हुआ है वो भी मैं अभी बता दूंगा। और उसके बाद जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -55 है, -41 है, ये सब कैसी संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। तो ये भी सब कैसी संख्याएं थी? परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद करता हूं परिमेय संख्याओं का जो खेल था वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं के पार्ट की बात कर लेता हूं। परिमेय संख्याओं के भाग कितने हैं उस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के प्रकार कितने होते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार की बात कर लेता हूं। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? तो परिमेय संख्या की अगर बात कर लेते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सर भाग हैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूं, कितने प्रकार के भाग हैं। तो मेरे दोस्त आपने सुना होगा पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। सबसे पहले बात कर लेता हूं पूर्णांक संख्याएं। किसकी बात कर लेता हूं? पूर्णांक संख्याओं की बात कर लेता हूं। एक इसका पार्ट क्या आता है? पूर्णांक संख्या आ जाती हैं। एक कौन सी आ जाती है सर? अपूर्णांक संख्याएं आती हैं। कौन सी आती हैं? अपूर्णांक संख्या।
अपूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अभी तक हमने आप सभी आप सोचिएगा पूर्णांक संख्या किसका भाग है मेरे दोस्त? परिमेय संख्या का ही भाग है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या जिसमें जी क्या कहते हैं, परिमेय संख्याओं के साथ में अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि पूर्णांक संख्या एक्चुअल में क्या होती है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात कर लेता, इन्हें मैं सजा देता हूं। इनके मध्य में शून्य होता है एक तरफ, जैसे 1 2 3 4 5 यहां तक इसको बढ़ा ले रहा हूं, ठीक है। और इधर मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूं, यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ऐसे करके होती हैं। तो एक तरफ देखो आपको ऋणात्मक संख्याएं देखने को मिलेंगी, एक तरफ धनात्मक, यानी ये इधर कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक संख्या है, धनात्मक है। इधर कैसी संख्या है मेरे दोस्त? तो ऋणात्मक संख्या देखने को मिल रही है, ऋणात्मक संख्या मिल रही होगी। तो कहने का मतलब इन्हें क्या कह सकते हैं? जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक रूप से होती हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में क्या होता है? शून्य होता है। यानी जिन संख्याओं के मध्य में शून्य होता है और जिसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहती हैं। तो 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना तो ही ऋणात्मक। अगर शून्य की बात करूंगा तो ये जो 0 है यानी शून्य, ना तो धनात्मक संख्या है ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। क्या? ना ही ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो ये है क्या? ऋणात्मक संख्या है। तो ये है क्या? यह एक पूर्णांक संख्या, यह एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? पूर्णांक संख्या है। अभी रिवीजन करते हैं तुरंत। जब से बताइए 0 की खोज किसने करी थी और उसके बाद प्रयोग किसने किया था? पहली बार 2 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है। खोज किसने करी थी और प्रयोग किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। तो खोज किसने करी थी? ब्रह्मगुप्त ने करी थी। किसने किया था? सॉरी जल्दी से बताइएगा। 0 की खोज किसने करी थी? ब्रह्मगुप्त ने करी थी। किसने करी थी? तो जी नहीं, 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी, प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। यानी इसका प्रयोग जो है ब्रह्मगुप्त ने किया था। क्या किया था? ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? प्रयोग किया था। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर बढ़ा ले रहा हूं ताकि कोई समस्या ना आए बच्चे को। ये ब्रह्मगुप्त आ जाता है, यहां पर क्या लिख देता हूं? आर्यभट्ट लिख देता हूं, आर्यभट्ट लिख देता हूं। बस इसको क्रॉस करना है और कुछ नहीं। यहां पर ये है, यहां पर ये है। तो उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, और यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए? और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकता है? सबसे बड़ा ऋणात्मक कौन सा होता है? यानी सबसे बड़ा ऋणात्मक कौन सा होता है? बड़ा ऋणात्मक संख्या बताइए। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है मेरे दोस्त? तो सबसे बड़े ऋणात्मक संख्या माइनस का 1 होती है। क्या होती है? माइनस का 1 होती है। और उसके बाद सबसे छोटा ऋणात्मक क्या होता है? सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? वो अनंत होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? अनंत होती है, जिसे इनफिनाइट कहते हैं, अनंत होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में काम आएंगे। अब हम किस पर बात कर लेते हैं? अपूर्णांक संख्याओं पर बात कर लेते हैं। किस पर बात करेंगे? अपूर्णांक संख्याओं पर। अपूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं। तो अपूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसे ही अपूर्णांक संख्याएं कहते हैं। 11/19 और उसके बाद कुछ भी लिख देता हूं, 29/17, माइनस का 3/19, 55/13, ये सब कैसी हैं? अपूर्णांक संख्याएं हैं। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में सिर्फ मैं इतनी ही बातचीत करूंगा। जो जो चीजें हमने बताई थी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मां शारदे एकेडमी के उसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रत्येक क्लासें मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिलने वाली हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है कि एक भी क्लास को मिस मत करिएगा मेरे दोस्त। हर एक क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना है। एक बार 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। विश्व स्तरीय गणित के पिता कौन है मेरे दोस्त? जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है मेरे दोस्त। आर्किमिडीज हैं। उसके बाद भारतीय गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट हैं। और आधुनिक गणित के पिता कौन है? श्रीनिवास रामानुजन है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है?
जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? गणितों के गणितज्ञ किसे कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है। आधुनिक गणित के पिता किसे कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है। 22 दिसंबर का जो जन्म है, 22 दिसंबर का दिन है, उन्हीं की यादगार में मनाया जाता है, गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी के जनक कौन है? श्रीनिवास रामानुजन है। गणित के जादूगर के नाम से भी कौन मशहूर है मेरे दोस्त? श्रीनिवास रामानुजन है। इनकी पुस्तक एक संख्या सिद्धांत है, ये किसकी पुस्तक है? श्रीनिवास रामानुजन की है। उसके बाद पाई से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? इसकी खोज किसने करी थी? तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। इसका मान जो 22/7 है, ये किसने बताया था? तो आर्यभट्ट सेकंड ने इसका मान बताया था। यानी खोज फर्स्ट ने करी है, मान सेकंड ने बताया था। और इसका जो मान जो है दशमलव मान यानी 3.14 जो है 3.14 जो है, ये भी आर्यभट्ट सेकंड ने ही बताया है। पहली बार प्रयोग किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। और उसके बाद ये कैसी संख्या है? तो मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता शून्य से क्या इंपॉर्टेंट है, शून्य की खोज आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। और उसके बाद प्रयोग किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। अगर आर्यभट्ट की पुस्तक की बात कर लेते तो इनकी पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टी इनकी क्या है? एक पुस्तक है मेरे दोस्त। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमने आप सभी से बताया गणित किसे कहते हैं, तो गणित 3 पार्ट में डिवाइड है। एक को अंक गणित कहते हैं, एक को बीज गणित कहते हैं, एक रेखा गणित, ये तीनों आप पढ़ते होंगे। अंक गणित के पिता कौन है? ब्रह्मगुप्त है। बीज गणित के पिता कौन है? खारिज है। और रेखा गणित के पिता यूक्लिड हैं। ये अंकों पर आधारित है। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। और ये क्या है? रेखा और चित्र पर आधारित कौन सी? रेखा गणित है। इसके बाद हमने बताया अंक गणित किसे कहते हैं, तो अंक गणित के पिता कौन है? ब्रह्मगुप्त हैं। ये हम आगे भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये अंकों पर आधारित है। टोटल अंक कितने थे? 10 हैं। वो हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया। तो आगे हमने क्या बताया? अंकों के प्रकार 2 होते हैं, एक सार्थक अंक होते हैं और एक क्या होते हैं? एक असार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक असार्थक अंकों को हमने बताया है। तो जल्दी से आगे के प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। हम अभी 1 सेकंड में आप सभी से बातचीत करते हैं। अंक टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। सार्थक अंक कौन होते हैं? 1 से लगा करके 9 तक जो हैं, ये कैसे अंक है मेरे दोस्त? ये सभी सार्थक अंक हैं। असार्थक अंक कौन सा है? 0 है, ये हमने बताया। उसके बाद हमने आप सभी से क्या डिस्कशन किया है? ये कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये मैं बता फिर से रहा हूं, ये आपके माइंड में मेरा उद्देश्य है मैथ को आपके जिंदगी में भर देना, आपके दिल और दिमाग में सेट कर देना कि अगर आप सो भी रहे हैं तो मैथ की चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी हो या जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि Q = 0 नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट हमने बताया जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये सब कैसी परिमेय संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सब कैसी संख्या? √15, √19, √29, √41, ये सब कैसी संख्या है मेरे दोस्त? तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्याएं। काल्पनिक संख्या है, इनका केवल कल्पना की जा सकती है, इनका वास्तविक मान जिंदगी में नहीं ज्ञात कर सकता कोई। जैसे -5, -2, -15, -19, -29, -59, ये सब कैसी हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमने काल्पनिक संख्याएं ये बताने का प्रयास किया। उसके बाद परिमेय संख्याओं पे थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किया कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, और उसके बाद ये 3 पॉइंट बताए। ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये हमने बात किया। उसके बाद हमने परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है, उस पर हमने आप सभी से डिस्कशन किया कि परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है, उस पर हमने बात किया। परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक कौन सी होती है? एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक अपूर्णांक संख्याएं होती हैं। एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। मध्य में इनके क्या होता है? 0 होता है, यानी ये ना तो धनात्मक होती हैं। 0 की अगर मैं बात कर लेता, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, केवल ये पूर्णांक संख्या है। सबसे बड़ा ऋणात्मक जो है -1 है, सबसे छोटा ऋणात्मक जो है अनंत है मेरे दोस्त। इतनी चीजें हमने आप सभी से डिस्कशन किया। इसके आगे मैं और बात कर लेता, अपूर्णांक संख्याएं बताई। ये सब कैसी संख्याएं? अपूर्णांक संख्याएं।
आशा करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को भी मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मेरे अंदर जितना जोश और जुनून है, जितनी ताकत है, जितनी आग है, वो सब मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा इस क्लास के, क्योंकि मेरा काम ही यही है, पढ़ाना मेरे दोस्त। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, हर एक चीजें सेट करना है। और ये वादा रहा मेरे दोस्त, ये बैच आपको बहुत कुछ सिखा देगा मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये बैच नहीं, समझ लीजिएगा आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और अभी एक सटीक तरीका मैं लेके आऊंगा, 10-10 मिनट का ये होली ऑफर लेकर आऊंगा मेरे दोस्त, कि होली 7 रंग, यानी कि जो होली रंगों का त्योहार होली है, उसमें मैं एक धमाल करने वाला हूं। तो बताता हूं वो धमाल क्या है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।